अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। एक शख्सियत दिल्ली से चल के गोरखपुर आती है, क्या उसके मायने हैं, खास बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं तमाम दर्शकों को जानकारी के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांता माथुर। आप प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप एक्सपर्ट हैं इंडियन पॉलिटी, सोसाइटी और मास मीडिया में। आप प्रेसिडेंट रह चुकी हैं विमेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और साथ में आप फाउंडर हैं आगाज एनजीओ फॉर विमेंस, जो कि आप संचालिका हैं, करती हैं। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण पद है इनका, वो संरक्षक है गाडगे अंबेडकर मिशन। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मैम आपका। नमस्कार। दिल्ली, आदमी कहता है दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन आपने उसको करीब कर लिया। दिल्ली से गोरखपुर के यात्रा करके आती हैं, क्या मेन मकसद रह गया दिल्ली से आपको गोरखपुर आना पड़ा? देखिए, ये जो दिल्ली से यहाँ तक आना, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना गोरखपुर में होती है और गोरखपुर इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक ऑनर किलिंग, एक दलित लड़के की हत्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने एक ब्राह्मण जाति की लड़की से प्रेम विवाह किया और उसको उसके लड़की के परिवार वालों ने उसे बेरहमी से उसे मार दिया। क्योंकि मैं गाडगे अंबेडकर मिशन से जुड़ी और जो हम समाज में एक समरसता और समानता लाने की बात करें, समाज में कास्टलेस सोसाइटी को लाने की बात करें, संवैधानिक रूप से लोकतंत्र लाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी जो घटना होती है वो झकझोर देती है। तो मैं दिल्ली से एज अ प्रोफेसर, एज अ एक्टिविस्ट यहाँ पर आना, ये जानने के लिए आखिर इसके फैक्ट क्या हैं। जो सोशल मीडिया पर जो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की खबरें आ रही थी, तो मैं ये जानना चाहती थी कि किस प्रकार में इसमें सत्यता क्या है, कितना वो सच है और कितना वो झूठ है। इसके लिए हमने गाडगे अंबेडकर मिशन के अंतर्गत एक फाइंड फैक्ट कमेटी को गठित किया और उसके साथ मैं अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ पर आई और जानने की कोशिश की, उनके परिवार वालों के पास जाकर मिलूं कि देखूं कि आखिर ये क्या स्थिति है। क्योंकि वो लड़का एक तो पढ़ा लिखा एक अधिकारी था ग्राम पंचायत में, जो लड़की से शादी की वो भी एक अधिकारी थी। तो जो हमारे भारतीय समाज में जहाँ पर एक वर्ग के आधार पर जो भिन्नताएं हैं, उसमें हम जब कहते हैं कि पढ़ लिख जाने से हम वास्तव में अधिकारों की हमें प्राप्ति हो जाती है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सिर्फ जाति के कारण उसकी हत्या हो जाती है, ये आज भी 2021 में सोचने वाली बात है। तो इसको फैक्ट्स को जानने के लिए कि एक निष्पक्ष जांच हो सके, इसके लिए हम एक रिपोर्ट बनाने के लिए और फैक्ट्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल मैम, आज़ादी के 70 साल हो जाते हैं। दलितों की जो स्थिति है, दलित शब्द कहना तो उचित नहीं है, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं तो दलित शब्द लाना ही उचित होगा। अगर उनकी जो स्थिति है क्यों अभी तक नहीं सुदृढ़ हो पाई है? आज़ादी तो हमको मिले हुए 70 साल हो गए हैं, आखिर क्या ऐसा क्या कारण है? चूँकि आप लॉ की भी जानकार हैं, आपने अपनी कई किताबें भी लिखी हुई हैं, अभी रिसेंटली आपने जो है आपका अधिकार आपका कानून करके हिंदी वर्जन आपने लगाया है, तो क्या इसके मायने हैं? क्यों अभी तक वंचिता की दृष्टि से देखा जा रहा है उन दलितों को? क्योंकि देखिए, जो सदियों से दलित का शब्द है, जो दला गया है, मतलब जो शोषित है, वो मतलब हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमें उस मानसिकता से आज़ादी नहीं मिली है। ना तो वो शिक्षा की तरफ उन्हें उतने चीज़ें मिल पाई हैं। आज भी 2021 तक भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पे अभी वंचितों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है, छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, मंदिरों में भी रोका जाता है, उनके साथ सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो हम भले ही संवैधानिक रूप से हम आज़ाद हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से आज भी हम अपनी उन कुंठाओं के गुलाम हैं। तो मुझे लगता है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण शायद ये भी हो सकता है कि जो वर्ग समाज में समानता आनी चाहिए, जो समरसता आनी चाहिए, आज भी ना केवल स्वर्ण समाज और वंचित समाज के बीच में समरसता नहीं आ पाई है,
वंचित समाज के अंतर्गत भी आपस में समरसता नहीं है, उनमें भी बहुत सारी विविधताएं हैं, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो शोषण कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा शिक्षा का अभाव जो है वंचित समाज में जो देखने को मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है कि 4% या 5% जो लोग हैं वो अच्छे पदों पर हैं, किसी भी कारण से पढ़ाई लिखाई की न हो, लेकिन ज़्यादातर वो शिक्षा पर ना ध्यान देकर मतलब उनका मतलब आर्थिक रूप से अभाव के कारण, आर्थिक रूप से गरीबी के कारण वो लोग शिक्षित नहीं हो पाए, और शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं इसके वजह से उनके अंदर वो द्वेष और वो कुंठाएं ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। और राजनीतिक जो उन पर कंट्रोल करना, राजनीतिक विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित हैं, लेकिन सबकी विचारधारा सिर्फ एक है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। इंडिया में कोई आइडियोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। दे आर वर्किंग ओनली बेसिस ऑफ द बेनिफिट्स, कि उन्हें सत्ता कैसे प्राप्त करनी है, उसके लिए साम दाम दंड भेद, और जो भेद वाला जो पार्ट है वो समाज को बांटने वाला है। तो इसलिए जो दलित कहे या जो वंचित समाज है वो आज भी उस स्थिति से उभर नहीं पाए हैं। बिल्कुल मैम, थोड़ी सी राजनीति की भी बात कर लेते हैं। 14 साल का एक वनवास कह सकते हैं मायावती यहाँ पे हमारी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 14 वर्ष बाद राजनीतिकरण की एक नई परिभाषा रची जाती है, ब्राह्मणों को एकजुट करने का उनका एक प्रयास होता है। वो भी दलित समाज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं, और इस तरह से ब्राह्मण समुदायों का सम्मेलन करके उनको एकजुट करके और जो राजनीतिक रोटियां हैं उनको सेकने का काम अभी कुछ दिनों बाद जो सम्मेलन होगा उसमें किया जाएगा। और कई अभी भाषण, कई मंचों पे ये चीज़ें शुरू भी हो चुकी हैं। बतौर एक्टिविस्ट और बताओ आप पॉलिटिकल साइंस की एक विज्ञाता भी हैं, किस दृष्टि से आप देखती हैं इन तमाम चीज़ों की राजनीतिकरण में? देखिए, मैं क्योंकि राजनीति संबंध नहीं रखती हूँ, तो मैं उस संदर्भ में तो क्या कहूँ, लेकिन एक विश्लेषण के संदर्भ में मैं ये बात कह सकती हूँ कि जो जाति संगत एकमात्र जो पार्टी जो दल बना बीएसपी, वो एक बहुजन को हित और बहुजन को अधिकार देने के लिए बना। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो रहा है, उन्हें बीएसपी को एक तरीके से सतीश मिश्रा जी चला रहे हैं। तो मायावती जी एकमात्र कहा जाए एक चेहरा भले ही हैं बहुजनों को लुभाने के लिए, लेकिन वास्तव में वो एक जिनसे वो घृणा करते हैं बहुजन समाज के लोग, वही पार्टी वो चला रहे हैं। तो एक तरीके से वो दूसरी एक सवर्ण जाति है जिससे वो घृणा कर रहे हैं, वो दूसरी एक और सवर्ण जाति बन गई है। बहुत अच्छी बात है कि सभी समाज को एकत्रित करने की बात कही जा रही है, लेकिन एकत्रित किए जाने की बात कहे जाना और वास्तव में एकत्रित करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक सिर्फ दाव पेच है और सिर्फ सत्ता में वापस आने के लिए ये एक प्रयास है। और वंचित समाज, बहुजन समाज है, वो हमेशा से भोला भाला रहा है और अशिक्षित है। इस वजह से वो उनके जिसे कहा जाए झांसे में वो उनको ले सकती हैं। पर मुझे लगता है कि अब वंचित समाज में बहुत जो युवा हैं वो अब उनकी उस नीति को जान चुके हैं कि ये सब जो है वो सिर्फ एक तरीके से लुभावने वादे हैं, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए एक तरफा एक वर्ग को छोड़ के बाकी किसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। जिस वंचित समाज की आप बात कर रही हैं उसको कहीं ना कहीं आरक्षण भी मिला हुआ है। जिस अशिक्षा की बात कर रही हैं, क्यों नहीं उस आरक्षण को लेके वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या आपको लगता है कि कुछ राजनीतिकरण हुआ है या क्या उनका शोषण हुआ है जिससे वो जो उनके उचित पायदान पे होना चाहिए वो उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा है? देखिए, आरक्षण के संदर्भ में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, आपको भली भांति से जानकारी होगी कि जो आरक्षण की बात की जा रही है वो आरक्षण कितना % है। तो जिनकी संख्या तो मतलब 78% है, और उन्हें और किसी भी तरीके का जो आरक्षण है वो हमारे संविधान और हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 49.9% है। और वो कितने % 100 में से कितने % लोगों को मिल रहा है? वो मिल रहा है 85%, और मतलब तकरीबन 87% लोगों को वो 49% एनी काइंड ऑफ द रिजर्वेशन मिल रहा है। और एससी की
की जो वंचित समाज की बात करें, उनको मात्र और मात्र 15% रिजर्वेशन मिल रहा है। तो 15% हैं वो इतने संख्या में, और 15% रिजर्वेशन से कितने बच्चे पढ़ लेंगे? मुझे नहीं लगता कि रिजर्वेशन वास्तव में उन लोगों को मिल पा रहा है। रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन, कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिला और उन्हीं के बीच में घूम कर रह रहा है। वास्तव में समाज को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। उन लोगों तक रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए जिसकी उनकी आवश्यकता है, और उन तक वो रिजर्वेशन नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए वो वहीं पर है, वंचित हैं और उनका शोषण हो रहा है। सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके भी कहीं ना कहीं विचार से आप ओझिल रहती हैं, ओतप्रोत रहती हैं, लेकिन मैम विपक्ष का हमेशा से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दलित विरोधी है। दलितों का अगर शोषण हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो। एक तरफ संघ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। कहा जाता है, बहुत बुद्धिजीवी कहते भी है कि अगर दूसरे विंग की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो वो संघ है। तो ऐसा आरोप क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? देखिए, मुझे तो नहीं पता है कि मैं ना राजनीति हूँ ना मैं किसी भी उससे संबंध नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल और एक बुद्धिजीवी हूँ और शिक्षिका हूँ, तो और समाज के भीतर कार्य करती हूँ। तो ये तो राजनीतिक मतलब इतने लंबे समय के बाद अगर मतलब केंद्र में सरकार आई है, और हर सरकार जो केंद्र में आती है उस पर तो दूसरी पार्टियां, विपक्ष उसका दोषारोपण करती है, क्योंकि उन्हें वापस सत्ता में आना होता है, और ये एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जो आएगा वो एक दूसरे पे दोषारोपण करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो उनका वो है, कोई ना कोई किसी ना किसी विचारधारा से संबंध रखता है। अगर बीजेपी संघ की विचारधारा से संबंध रखती है तो उनका अपना मत है। लेकिन रही बात कि दलितों के साथ ये चीज़ें कही जानी कि गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के पार्टी गलत कर रही है, दे अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिकता लोगों की शुद्ध हुई है, और उसके कारण उसमें थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि संख्या बढ़ी है। ये तो आप भी मानेंगे कि एट्रोसिटी और इसके जो केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं हमारे समाज में, और उन पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो सरकार कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में या कहीं दूसरे राज्य में जहाँ दूसरी सरकार है, पंजाब में, वहाँ पर एट्रोसिटी नहीं हो रही है, वो हर जगह ही हो रही है। तो राजनीतिक दल हैं, प्रशासन है, वो अपने हिसाब से कार्य करेंगे, उस संदर्भ में तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन फिर भी संघ के रूप में कहा जाए, वो एक समाज में लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आलोचनाएं तो होती हैं, वो एक अलग पक्ष है, मैं उस संदर्भ में भी टिप्पणी नहीं करूंगी। पर मैं सिर्फ मानती हूँ कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान को यथास्थान लागू करने का काम इस समय मतलब सरकार कर रही है, और वो होगा। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाओं से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे कि जितना काम पहले इस संदर्भ में नहीं हुआ था पिछली सरकारों में, वो इस सरकार में हुआ। आप अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया, किसने दिया ये आप सब जानते हैं, ठीक है। और दिल्ली में या बहुत सारी जगहों पे इस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर इतना बड़ा विशाल रूप से प्रसारित हो रहा है, उनके ज्ञान के बारे में, उनके कार्यों के बारे में सब जगह होते हैं। वो कौन कर रहा है ये सब जानते हैं। निर्वर्तमान में किया जा रहा है, पहले तो हुआ नहीं है। जागृति आ रही है तो सरकार काम कर रही है। इतनी गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं, दलितों के लिए बहुत योजनाएं, लेकिन दलितों के लिए योजना हो या महिलाओं के लिए योजना हो या किसी के लिए भी योजना हो, सरकार योजना ही तो बना सकती है, क्योंकि लेजिस्लेचर सिर्फ कानून बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। लेकिन जनता को तो उन योजनाओं तक पहुंचना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी, उन योजनाओं का फ़ायदा लेना पड़ेगा। अभी कोविड का टाइम है और इस समय वैक्सीनेशन चारों तरफ है, लेकिन लोग अभी भी अगर वैक्सीनेशन नहीं ले रहे या अपनी कुंठाओं में हैं, तो इसमें सरकार तो क्या कर सकती है? तो इसमें सरकार और हम लोकतंत्र की बात करते हैं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल की बात करें। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा है। तो जनता तो सब तरफ है ना। यदि प्रशासन की से मदद लेनी है या प्रशासन से कार्य लेने हैं, तो उसके साथ मिलकर उनके साथ आगे काम करना पड़ेगा, तभी जनता को भी उसका फ़ायदा हो सकता है। मैम, जैसा कि आपने भी कहा कि समरसता, समानता,
बहुत ऐसे पार्टी हैं, आपका भी एक मिशन है, आप जैसे तमाम अम्बेडकरवादी भी मिशन है जो अपनी एक पार्टी चला रहे हैं। क्यों नहीं कंधे से कंधे मिलाकर एक मिशन के तहत काम किया जाए? क्यों आपको या तमाम ऐसी पार्टियों को जो वंचितों के आवाज़ उठा रही हैं, वंचितें जो शोषित हो रहे हैं उनकी आवाज़ उठा रही हैं, वो क्यों नहीं कंधे से कंधे मिलाकर आती हैं सामने, और जो इस तरह की भ्रांतियाँ हैं, जो इस तरह के जो शोषण हो रहे हैं, जिस मकसद से आप दिल्ली से चल के गोरखपुर आई हैं, उसके लिए क्यों नहीं कंधे से कंधे मिलाकर लोग एक साथ काम कर रहे हैं? आपने मैं कहूँ कि मेरे मुंह की बात छीन ली। ये सबसे बड़ी विडंबना है। मैं निरंतर इस विडंबना से जूझ रही हूँ और संघर्ष भी कर रही हूँ। लगातार अलग अलग संस्थाओं से ये गुहार लगा रही हूँ कि आप लोग छोटे छोटे जो मंच मुझे लगता है कि ये जो मंच बनाए हुए वो राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, ये सामाजिक मंच नहीं है। जो सामाजिक कार्य करेगा, समाज के उत्थान के लिए कार्य करेगा, वो एकजुट आएगा, वो जुड़ेगा, वो मकसद से जुड़ेगा, वो उद्देश्य से जुड़ेगा। और जो राजनीतिक लाभ की तरफ कार्य करेगा तो वो सामाजिक संस्था का जामा पहनकर या उसका मतलब आवरण पहनकर समाज के भीतर लोगों को भ्रमित करने का काम करेगा। मैं तो आपके माध्यम से सभी वंचित समाज और सभी जो भी संगठन सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे आह्वान करती हूँ कि आप सब लोग आओ, एक मंच पर एक विचार से आकर मतलब जहाँ पर गलत है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो या फिर कोई भी व्यवस्था हो। हर व्यवस्था, जब हमने अंग्रेजों को उखाड़ के यहाँ से फेंक दिया, पुरानी सालों साल की और हजारों साल की व्यवस्था को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया, तो मुझे लगता है कि हम ये जो हमारे समाज के बीच में जो जाति व्यवस्था है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कास्टलेस सोसाइटी की बात करते थे, हम उस कास्टलेस सोसाइटी को ला सकते हैं, उनके सपने को साकार कर सकते हैं। उनके सपने को ना साकार करने के पीछे जो 70 साल से जिन लोगों ने काम किया है वो किसी से नहीं छुपा है कि आखिर समाज को इस स्थिति में ले जाने वाले कौन हैं और वास्तव में ये जाति के आधार पर राजनीति करने वाले कौन हैं, ये सभी लोग जानते हैं। क्यों ना जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकारों के लिए अलग से पार्टी बना दी और रिपब्लिकन पार्टी बनाई और उन्हें बाकायदा उनको हराने का काम जिन लोगों ने किया, उन लोगों के खिलाफ हमें जागृत होने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि सभी संगठन एकजुट आओ और एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए और समाज की समानता और समरसता के लिए काम करो। रोटी बेटी का रिश्ता जो जब तक नहीं होगा, आज एक ऑनर किलिंग होती है, एक बेटी की शादी एक दूसरे जाति के लड़के के साथ हो जाती है और उस लड़के को मार दिया जाता है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम आपस में रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। अब सम्मान की बात है, अगर काबिल है लड़का काबिल है या लड़की काबिल है तो आप ना लड़की की कोई जात होती है ना लड़के की कोई जात। हम जाति से ऊपर उठकर सिर्फ एक काबिल व्यक्ति के रूप में यदि उसको देखें, हमें बच्चों को पढ़ाने की क्यों ज़रूरत है? हमें बच्चों को इसलिए पढ़ाने की ज़रूरत है कि वो समझे कि वास्तव में समानता और समरसता क्या है या समता क्या है या अधिकार क्या है। अगर इतना पढ़ने के बाद भी, अफसर बनने के बाद भी जाति के आधार पर यदि कोई मार देता है तो ये सबसे सोचनीय विषय हमारे समाज के लिए। भारतीय समाज में मुझे नहीं लगता कि इसकी जगह होनी चाहिए। हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे गंधर्व विवाह हुआ करते थे। गंधर्व विवाह कभी भी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर नहीं होते थे। राजा को अगर गंधर्व विवाह करने का अधिकार होता था या कोई भी प्रेम विवाह तब भी हुआ करते थे। असंख्य प्रेम विवाहों के उदाहरण हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो यदि हो सकते तो आज क्यों नहीं हो सकता? जब हम स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र हमारा पास है, तब भी क्यों हत्या हो रही है? तो ये समाज को बदलने की ज़रूरत है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि समाज को मात्र युवा ही बदल सकते हैं। इन कुंठाओं को सिर्फ युवा ही बदल सकते हैं। युवा बदल रहा है और युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। जब तक आप लोग नहीं आओगे, ना तो समाज का बचाव हो सकता है, ना संस्कृति का बचाव हो सकता है। आपको समाज को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, संस्कार को बचाना है, तो आपको आकर अपनी आवाज़ को उठाना ही पड़ेगा और एकजुट होकर एक मंच पर आना पड़ेगा। मेरा एक अंतिम प्रश्न था मैम आपसे। आप शिक्षिका हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आप शिक्षिका भी हैं। आप युवाओं के बीच में भी एक रोल मॉडल के तौर पे उभर के सामने आती हैं। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे नारे लगते हैं, जिस युवाओं की आपने बात की कि युवाओं को सामने आना पड़ेगा, क्या आपको नहीं लगता वो युवा जो आज
सिर्फ और सिर्फ राजनीति के भूखे हो रखे हैं, उनको इस तरह से नारे लगाने चाहिए, देश विरोधी नारे लगाने चाहिए। जिन युवाओं को उस मंच पे आना चाहिए जो वंचितों की आवाज़ को उठा सके, वो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। आपको कितना तर्कसंगत लगता है ये बात? ये कितना, आप कह रहे हैं कितना तर्क संगत लगता है, ये इसका कोई तर्क ही नहीं है। बेसिकली ये जैसे कहा जाता है कि कुछ लोगों को जिहाद के लिए छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया जाता है, उन्हें मानव बम के रूप में तैयार किया जाता है। तो वो एक तरीके से वही चीज़ है, उनकी मानसिकता को बदला जा रहा है और समाज के खिलाफ उन्हें तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये वंचित समाज के ही बच्चे हैं और वंचित समाज के बच्चे ही मतलब उनको जब तक बरगलाएंगे नहीं, थोड़े छोटे छोटे इंटरेस्ट का लालच नहीं देंगे, राजनीतिक ऊपर उठने का प्रलोभन नहीं देंगे, तो फिर वो क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जो बात कही जाती है, और यूनिवर्सिटी जैसे मतलब प्रांगण में जहाँ पर शिक्षा बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, अधिकारों की बात होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी भी भारत को बांटने की बात नहीं की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कश्मीर को 370 धारा लगाए जाने पर विरोध किया। तो अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं तो क्या हम उनके विचारों को नहीं मानते? यदि जो युवा अपने आप को अम्बेडकराइट कह रहे हैं, जो युवा अपने आप को संविधान की रक्षा करने वाला कह रहे हैं, मैं उन सब से कहूँगी कि सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताबों को पढ़िए। पढ़ना और गढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बातों में या सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक पक्ष देख लेना कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया, उन्होंने एक पद्धति को छोड़ के दूसरी पद्धति को अपना लिया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया, ना उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया। भारत की ही जड़ों से निकले बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया, जिसमें उन्हें जाति व्यवस्था से आज भी हमें भी परेशानी है कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसी चीज़ से उनको भी परेशानी थी कि जहां पर जाति व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसी चीज़ को आज के युवाओं को भी वो समझने की ज़रूरत है। और भारत के टुकड़े जो कहने की बात करते, वो ना तो वो भारतीय हैं, ना वो मतलब सच्चे अम्बेडकराइट हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कभी भी भारत को बांटने की बात सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वो व्यक्ति थे कि महात्मा गांधी जी नाराज हो गए और उनको पूरे वंचित समाज को मतलब इतना बड़ा अधिकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मिला, रानी विक्टोरिया की तरफ से मिला सेकंड गोल्ड मेज के बाद। और सिर्फ महात्मा गांधी जी ने सिर्फ आमरण क्या बोलेंगे उसको, आमरण अनशन किया महाराष्ट्र, उसमें एक क्या नाम है उसका। तो जैसे महात्मा गांधी जी ने दलितों को जो मिले अधिकार और विशेष अधिकार जो मिला और दो मत का अधिकार जो दिया गया उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि समाज बढ़ जाएगा, दलितों को अलग से मतलब प्रतिनिधित्व और दो मत अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने पूना जेल में मतलब अनशन किया। और बाकायदा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे समाज के हितों को ताक पर रखकर कहा जाए तो उन्होंने महात्मा गांधी जी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने पूना पैक्ट किया। उन युवाओं को पूना पैक्ट पढ़ना चाहिए, उन युवाओं को ज़रूर पाकिस्तान पार्टीशन जो किताब है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, वो पढ़नी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी जो किताबें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुद ने लिखी हैं किताबें, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो किताबें नहीं पढ़नी चाहिए कि जो किसी ने लिखी है, तो बायफर्केट किताबें हो गई हैं। उनके जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उनको पढ़िए, उसमें पता चलेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहाँ समानता और समरसता की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करें। और समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने पूना पैक्ट जैसा मतलब कि अगर पूना पैक्ट नहीं होता तो आज की स्थिति में, जैसे आपने प्रश्न किया था कि आज दलितों की ये स्थिति क्यों हो गई है 70 साल के बाद, तो यदि मैं ऐसा मानती हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि यदि वो पूना पैक्ट नहीं होता तो दलितों की स्थिति ना तो आरक्षण लेने वाली होती और ना दलितों की स्थिति आज शोषित होने वाली होती। हम सिर्फ और सिर्फ उस पूना पैक्ट के कारण दलितों की आज की जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ पूना पैक्ट के कारण हुई है। और जिसको बाद में
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस चीज़ को ही माना कि ये जो स्थिति है आने वाले समय में बहुत ख़राब हो जाएगी। वो आरक्षण के मतलब पक्ष में इस तरीके से तो नहीं थे, लेकिन जब कुछ किसी ना किसी रूप में तो उनको कहीं ना कहीं संरक्षित करना था समाज को, इसलिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन क्रियान्वयन करने हेतु सरकारों ने आरक्षण को क्रियान्वित नहीं किया। आपने मतलब आरक्षण पर प्रश्न किया, तो 70 साल में पहली बार जो आरक्षण मतलब लागू हुआ 1996 में हुआ, जबकि 1980 में ओबीसी रिजर्वेशन भी आया, और वास्तव में जो रिजर्वेशन एजुकेशन या उसमें मिला वो 1996 में मिला, और 2006 में जाकर तो कॉलेजेस में बैकलॉग में मतलब सीटों को भरा गया। तो आप ये सोचिए कि जब वो लोग आए ही नहीं हैं तो उनको आरक्षण कहाँ से मिला। 70 साल तो बीत गए, लेकिन 70 सालों में तो जो संविधान को लागू होना चाहिए था, अगर 70 साल में पहले दिन से संविधान लागू हो गया होता जिस तरीके से, तो शायद आज की स्थिति में दलितों की स्थिति और वंचित समाज की स्थिति अच्छी होती, और वो खुद कहते हैं कि हम सबको मिल चुका है, अब हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। एक अंतिम में डॉक्टर चंद्रकांता माथुर दिल्ली से चल के गोरखपुर आती है, जिस मकसद से आती हैं, आपका क्या विशेष अपील है हमारे सरकार से, प्रशासन से, जिस मकसद को लेकर आप आई हैं, कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं अनीश चौधरी का जो हत्या अनीश सॉरी आप पोस्ट करते, मैं दिल्ली से जिस मकसद से आई थी, अनीश कनौजिया चौधरी का जो ऑनर किलिंग हुआ है, वो वहाँ पे जाके मैंने फैक्ट्स को जानने की कोशिश की, और मैं उनकी पत्नी से दीप्ति मिश्रा से, दीप्ति कनौजिया कहूँगी, वो तो क्योंकि शादी हो गई है तो दीप्ति कनौजिया से मैं मिली, जो कि मिश्रा फैमिली से थी और उसकी फैमिली ने किया। वहाँ की स्थिति जाकर बहुत ही मतलब मैं कहूँ भयावह सी थी। उस लड़की का स्थिति को देखना, शी इज़ प्रेग्नेंट, और अब उस बच्चे का क्या भविष्य है, उस लड़की का क्या भविष्य है कि अभी शादी उसकी हुई है, और उस लड़की का क्या भविष्य, वो जो बच्चा अभी मतलब कुछ महीने के बाद इस दुनिया में आएगा, जो अपने पिता को नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए हम सत्यता के आधार पर मतलब चीज़ें रहें, और उसकी निष्पक्ष जांच हो, और किसी भी रूप से उसकी जांच को कोई भी पक्ष प्रभावित ना कर पाए, और पीड़िता को जस्टिस मिले, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मतलब हम डिमांड करते हैं। गार्गी अम्बेडकर मिशन की तरफ से हमने एक जो भी अपनी रिपोर्ट भी हम बनाएंगे, और जहाँ पर हमें देनी है वहाँ अपनी रिपोर्ट भी देंगे, और मीडिया में भी हम अपनी रिपोर्ट देंगे। तो सिर्फ यही है कि बस एक प्रेशर प्रशासन की तरफ से वैसे सहयोग मिल रहा है। मैं वहाँ पर गई हूँ तो मतलब अच्छी सुरक्षा इस समय दी गई है, और जो पीड़िता के जो परिवार वाले थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अभी प्रशासन हमें बहुत सहायता कर रहा है, अभी सुरक्षा भी दी हुई है, और तरीके से चीज़ें काम की जा रही है। तो ये मुझे थोड़ा संतोषजनक लगा, और लेकिन फिर भी मैं मांग करती हूँ कि एक तो परिवार को जस्टिस मिले, और अपराधियों को शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए, और जांच हो, ट्रायल बहुत तेज़ी से हो, सालों साल तक वो ट्रायल ना चले, और उनको ना छोड़ा जाए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि उस बच्चे का क्या भविष्य है। तो मैं ये डिमांड करती हूँ कि कम से कम उसको, लड़की को आर्थिक रूप से कम 10 से 20 करोड़ के आसपास उसके जीवन निर्वाह के, उस बच्चे के भविष्य के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जितनी महंगाई आप जान रहे हैं, तो शिक्षा कितनी महंगी क्या है, तो उसको दिया जाए, आर्थिक रूप से सहायता दी जाए। उसके परिवार में कम से कम, क्योंकि लड़का पहला बच्चा था जो इस सरकारी नौकरी पर पहुँचा, तो मैं डिमांड करती हूँ कि सरकार, प्रशासन उसके परिवार में से, क्योंकि लड़की तो ऑलरेडी जॉब में है, और उसके परिवार में से भाई को, किसको एक सरकारी नौकरी उस परिवार के संचालन के लिए, क्योंकि उसकी माँ भी है, उसके संचालन के लिए सरकारी नौकरी प्रशासन व्यवस्था करे, और जिससे उनका निर्वाह हो सके, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस परिवार की सुरक्षा हो सके। क्योंकि ऑनर किलिंग का मतलब है कि उसी वहाँ पे जो समुदाय जिन्होंने ये हत्याकांड को अंजाम दिया है वो बहुलायत वाला है, तो वहाँ पे उनकी जान को खतरा है, परिवार को।
को तो प्रशासन से मेरी ये प्रार्थना है और अपील है कि उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान निरंतर की जाए और उनसे निगलेक्ट ना किया जाए कि सिर्फ एक आध महीने तक समझो कि वो हो गया और फिर सब कुछ हो गया। उन्हें लगातार लाइन अप किया जाए चीज़ों को लेकर। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, मैं आपका भी और आपके चैनल का भी धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल। हमारे साथ ही डॉक्टर चंद्रकांता माथुर जी, आप गाडगे अंबेडकर मिशन के मुख्य संरक्षक हैं। बड़ी बेबाकी से अपने अपनी बात कही। आरक्षण का मामला हो, दलितों का, वंचितों का और सामाजिक समरसता और समानता की जो बात थी बखूबी आप डॉक्टर साहब ने कहा भी। उनका एक मकसद था दिल्ली से गोरखपुर आना। उन्होंने कहा है कि जो भी इस तरीके की ऑनर किलिंग की घटनाएं होती हैं उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और यथासंभव जो भी संभव मदद हो उन्हें पीड़ित परिवार को देना चाहिए। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साची, न्यूज़ नेटवर्क।